हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 3 कवर करेंगे, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल बटन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसमें संविधान अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में। तो ये चैप्टर में पहले ही क्लियर कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं जो हमें अंदर देखने को मिलेंगे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी देशों के संविधान से अलग करता है। तो वो कुछ विशेषताएं जो है वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर से ही इसको करते हुए चलेंगे, बहुत डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे जितना यहाँ दिया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आर्टिकल्स की बात की गई है, बहुत सारे पार्ट्स की बात की गई है और बहुत चीज़ों की बात की गई है जो कि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। वो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे तब वो हम कवर करेंगे। तो अभी उन चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपके समझ में आएगा नहीं। तो जितना हमारे लिए अभी ज़रूरी है वो हम इस चैप्टर में कवर कर लेंगे। फर्स्ट फीचर दिया गया है इसका, सबसे लंबा संविधान, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो देखिए, दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, किसी भी कंट्री में किसी टाइप का हो सकता है। एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जिस देश के लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई हो, एक संविधान सभा बनाई हो और उस संविधान सभा ने देश का संविधान तैयार किया हो और उसके बाद से उसी संविधान के हिसाब से पूरे देश का मैनेजमेंट चल रहा होता है, वहाँ बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन, जहाँ पर कोई संविधान सभा नहीं बनाई गई और जैसे जैसे देश का विकास होता गया वहाँ कानून जुड़ते गए और संविधान विकसित होता रहा, यानी वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलपिंग स्टेज में ही रहता है। तो इस टाइप का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेरिका में बना और विश्व का पहला अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है या कानून जो है वो हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन में। ठीक है, भारत किस जगह पर है? तो भारत में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान मिलता है। यानी हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है। उसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगी, ज्योग्राफिकल रीज़न है इसका, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। हर क्षेत्र में अलग अलग लोग, अलग धर्म, अलग जाति के, उनकी अलग आवश्यकता होती है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको संविधान में मेंशन किया गया, कानून का रूप दिया गया, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा हो गया। दूसरा हिस्टोरिकल रीज़न है, ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण ये है कि भाई हम पे कई सालों तक ब्रिटिश का या दूसरे देश का शासन रह चुका था, तो दोबारा कभी ऐसा सिस्टम ना देखने को मिले, तो इसीलिए हमने उन सारी चीज़ों को कानून के रूप में जगह दे दी थी संविधान में, ताकि दोबारा ऐसी स्थितियां देश में ना आए। तीसरा रीज़न था कि हमारे देश में सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, अमेरिका में क्या है, एक तो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके हिसाब से पूरे देश का मैनेजमेंट चलता है। इसके अलावा स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है, उसके लिए स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे यहाँ पे स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर वहाँ का ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है हमारे देश के सभी स्टेट और सेंटर के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सबके प्रोविज़न इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जिसकी वजह से हमारा संविधान काफ़ी बड़ा हो चुका है। और चौथा कारण है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो जो संविधान बना रही थी, उसमें ज़्यादातर लोग वकील या फिर कानूनी पेशों से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने उन सारी कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उनको संविधान में जोड़ दिया, ताकि आगे किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट फीचर, हमने कवर कर लिया। सेकंड बोल रहा है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हमने दूसरे देश से लिए हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, जो ढांचागत पार्ट है, वो हमने लिया है 1935 के एक्ट से। 1935 का एक्ट मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो 1935 का जो कानून बना था हमारे देश में लागू होने के लिए, वहाँ से भी हमने कई सारे कानून उठाए हैं। इसके अलावा हमारे जो संविधान का दार्शनिक ढांचा है वो हमने उठाया है अमेरिका से। जैसे दार्शनिक ढांचा आप बोल सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपी हो गई, ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमने उठाया है अमेरिका से। अब क्या है फंडामेंटल राइट, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब हमें आगे डिस्कस करना है। और इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो हमने उठाया है ब्रिटेन से। तो देखिए, ब्रिटेन हमारे देश में कई सालों तक शासन करते रहा, तो जो ब्रिटेन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर
था वही वो इंडिया में लागू करता था। तो हम कहीं ना कहीं उससे आदी हो चुके थे, वो उस चीज़ की हमें आदत पड़ चुकी थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने किसी और देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपनाने की जगह ब्रिटेन का ही अपनाना उचित समझा, क्योंकि उस चीज़ की हमें अच्छी से समझ हो चुकी थी। तो इस तरह से कई देशों और भी हैं जिनसे हमने कुछ कुछ प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। ये भी हमारे संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन कौन से प्रोविज़न है सब हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फीचर देखेंगे इसका, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे देखेंगे कि नम्य मतलब इजीली उसमें चेंज भी किया जा सकता है, अनम्य मतलब चेंज करना डिफ़िकल्ट भी है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो बन चुका था आपका 1950 में, आज वही नहीं है, क्योंकि कोई भी किताब हुई, कोई भी कानूनी किताब हुई, उसमें समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है। कुछ नई चीज़ें जोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हटानी पड़ती हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये जो चीज़ों को जोड़ना, कानूनों को हटाना, इनको क्या बोला जाता है? आपका अमेंडमेंट या फिर संशोधन। ठीक है, तो कुछ ऐसे संविधान होते हैं कुछ देशों के जिसमें बदलाव करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कठिन होता है, उसको बोला जाता है अनम्य। जैसे कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर अमेरिका के लोगों को अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करना है तो वो डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, इजीली वहाँ पे अमेंडमेंट नहीं हो सकते। वहीं कुछ देशों के ऐसे संविधान होते हैं जिसमें बहुत आसानी से बदलाव हो जाता है, इजीली चेंज कर सकती है। तो ऐसे देश है आपका ब्रिटेन, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट इजीली चेंज कर सकती है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों के बीच का है, यानी हमने ना तो पूरी तरीके से अमेंडमेंट का इजी प्रोसीजर अपनाया, ना ही पूरी तरीके से डिफ़िकल्ट प्रोसीजर अपनाया, बल्कि हमें अपने संविधान के जो जो कानून ऐसे लगे कि इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए आसानी से, उनके लिए हमने डिफ़िकल्ट वाला प्रोसीजर ले लिया, और जो जो कानून ऐसे लगे जिनमें ईजिली चेंज होना चाहिए, उनके लिए हमने इजी वाला प्रोसीजर ले लिया। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, दोनों साथ साथ चलती है। और वो हमें अमेंडमेंट में देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर 3 तरीके से कैसे अमेंडमेंट होते हैं। वो जब अमेंडमेंट का चैप्टर आएगा हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। नेक्स्ट फीचर देखेंगे, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। अब देखिए इसका क्या मतलब है। तो कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में होते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिटरी स्ट्रक्चर है उस देश में। ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर पावर सेंटर के साथ साथ स्टेट के पास में भी होते हैं, उस देश के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फेडरल या फिर संघीय। तो जहाँ केवल केंद्र के पास शक्ति होती है उसको बोलते हैं एकात्मक प्रकृति की ओर झुका हुआ देश, और जहां शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के बीच होती है उसको बोलते हैं हम फेडरल कंट्री या फिर संघीय देश। ठीक है, तो हमारे देश में दोनों ही क्वालिटी। अब देखिए ये जहां पर यूनिटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है वो है आपका ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में होती है, और दूसरी ओर अमेरिका है, वहां पर फेडरल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि वहां पर आपका सेंटर के साथ साथ स्टेट्स को भी पावर दी गई है काफ़ी ज़्यादा। तो हमने सोचा अब भाई ब्रिटेन का अपना है या अमेरिका का अपना है, फिर हमने दोनों ही स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिए। यानी नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे देश का स्ट्रक्चर रहता है फेडरल। फेडरल का मतलब है सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हमारे देश में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता है हमारे देश में 2 सरकारें होती है, एक केंद्र की सरकार और एक हर राज्य की सरकार। तो पावर गई राज्य को। दूसरा पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है कि भाई कुछ विषय जो है स्टेट को दे दिए जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट के अंडर में होते हैं जिन पर स्टेट जो है कानून बनाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पर भी पावर जो है स्टेट को दे दी जा रही है। ऐसे ही हमारे देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है, क्योंकि लिखित संविधान होने की वजह से स्टेट की पावर जो है वो पूरी तरह से डिफाइन है, सेंटर छीन नहीं सकता। इतना ही नहीं, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से सेंटर अगर स्टेट की पावर छीनना भी चाहेगा तो स्टेट किसके पास चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से तो आपको पता लगता है कि हमारा देश जो है वो संघीय है, फेडरल है। लेकिन हमारा देश नॉर्मल कंडीशन में ही फेडरल रहता है, बाकी कई बार सिचुएशन जो है वो आपको ब्रिटेन की तरफ यानी कि यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में शो होने लगता है। कैसे, देखिए हमारे देश में सेंटर को
पावर बहुत ज़्यादा दी गई है। जैसे हमारे देश का एक ही संविधान है, फेडरल स्ट्रक्चर का एक ये होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन हमने क्या रखा है अपने देश का, एक ही संविधान रखा है। दूसरी चीज़, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि सेंटर और स्टेट की अलग अलग नागरिकता नहीं है कि भाई ये इस राज्य का नागरिक है और पूरे देश का भी नागरिक है, बल्कि हमारे देश में एक ही नागरिकता रखी गई है कि जो भी व्यक्ति है देश का ही नागरिक है, किसी राज्य का नहीं है। इसी तरीके से हमारे देश में सेंटर के द्वारा गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है हर स्टेट में। आपको पता होगा हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, हम आगे पढ़ेंगे, और उस राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा राष्ट्रपति करता है। तो कहीं ना कहीं सेंटर का स्टेट पर कंट्रोल हो रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखाई देती हैं जहाँ पर सेंटर पावरफुल हो जाता है और यहाँ पर ब्रिटेन जैसा यूनिटरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो वही इस पॉइंट में बोला गया है कि एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम दिखाई देता है, लेकिन हमारा थोड़ा सा झुकाव जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर की ओर भी है, यानी पावर का सेपरेशन होने के साथ साथ सेंटर स्टेट के बीच में जो पावर है वो ज़्यादा किसके पास है, सेंटर के पास है। इसको हम डिटेल से आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट फीचर बोल रहा है आपका सरकार का संसदीय रूप। तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट का हमने सिस्टम अडॉप्ट किया है वो कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में काम करता है। क्या है ये, तो देखिए किसी भी देश की सरकार का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर, जैसे एक होता है आपका डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होगी उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक है जिसको बोलते हैं आप पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो कि ब्रिटेन में था, जिसको हमने ब्रिटेन से अपनाया है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी लेजिस्लेचर के अंदर से क्या निकलती है, एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी पूरी तरह से रहती है इंडिपेंडेंट। देखिए देश में तीन जो मेन पिलर हैं आपका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये संसदीय स्वरूप जो होता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये जो कार्यपालिका, ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर के अंदर से निकलता है, यानी कि ये और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो हमारी जो सेंटर में लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट जिसे आप बोलते हैं, केंद्र में कानून बनाने वाली जो संस्था है, उसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी में सीट मिलती है वही तो बाहर निकल के आके आपकी क्या बनाता है, सरकार, एग्जीक्यूटिव का काम करता है। तो यानी हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अंदर से निकलती है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये ब्रिटेन में था, ब्रिटेन से हमने अपनाया है। क्लियर हो गई बात। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ होता है, जहाँ पर आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ में कानून बनाने वाली संस्था अलग से चुनी जाती है, राष्ट्रपति का अलग से इलेक्शन होता है, इसका इस लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है, और जुडिशरी जो है वो सेपरेट है। तो ये आपने यहाँ पर तो सिस्टम समझा। अब ये बोल रहा है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि हमारा जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमने कौन सा स्ट्रक्चर अपनाया, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारी संसदीय व्यवस्था होती है, और इसमें जो हमारी सरकार है वो विधायिका के अंदर से, लेजिस्लेचर के अंदर से निकलती है। अब ये क्या स्ट्रक्चर होता है डिटेल में, इसको भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट फीचर बोल रहा है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में संबंध, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, इनके बीच में कैसे बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, कहाँ की, ब्रिटेन की, यानी कि जो ब्रिटेन है वहाँ की पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है। क्यों पावर है, क्योंकि ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। देखिए अगर कभी भी लिखित संविधान होगा किसी देश का, तो वहाँ की संसद बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि संसद उस संविधान के हिसाब से ही काम करेगी, और अगर वो संविधान के बाहर जाके काम करेगी तो जुडिशरी उसको रोक देगी। लेकिन ब्रिटेन में लिखित संविधान ही नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास बहुत पावर आ जाती है, और वहाँ की जुडिशरी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरी ओर अमेरिका जो है, वहाँ पर जुडिशरी बहुत पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है, रिटन के साथ साथ बहुत छोटा भी लिखा गया है, केवल 7 आर्टिकल्स थे अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतना छोटा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसमें बहुत कम बातें लिखी गई हैं। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो बात, उसका मतलब क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये एक्सप्लेन करने की पावर आ जाती है जुडिशरी के पास। तो वहाँ की जुडिशरी पावरफुल हो जाती है। आपको मैं
मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और अमेरिका की जुडिशरी स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी के पास पावर है उसको एक्सप्लेन करने की, और ज़्यादा पावर इसलिए आ चुकी है क्योंकि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही छोटा है। अब इंडिया जो है यहाँ पर दोनों बैलेंस है, यानी हमारी ना तो पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है ना जुडिशरी बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन बहुत छोटा नहीं, उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन पहले ही कर रखा है कि जुडिशरी जो है वो बेवजह के लिए उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरा क्या है, हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर उसे लग रहा है कि कोई कानून जो है वो गलत है या उसमें बदलाव करना चाहिए तो वो उस कानून में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर हो गई? तो पार्लियामेंट इस तरह से पावरफुल है कि उसके पास संशोधन की सकती है, वो किसी भी कानून में बदलाव कर सकती है। जुडिशरी हमारी इस तरह से पावरफुल है कि जुडिशरी के पास पावर है, वो किसी भी कानून का रिव्यू कर सकती है, और अगर उसे वो कानून आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ लगता है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है, रिजेक्ट करती है। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो इंडिया में ये बहुत अच्छा फीचर है कि हमारी पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती है। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है तो जुडिशरी उस अमेंडमेंट को खारिज कर सकती है, फिर पार्लियामेंट वापस अमेंडमेंट कर सकती है। तो ये दोनों की पावर एक दूसरे को बैलेंस करती है। ना हम अमेरिका की तरह यहाँ जुडिशरी पावरफुल है बहुत ज़्यादा, और ना ही ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पाई जाती है। देखिए अभी इसका क्या मतलब है, तो अमेरिका जो है वहाँ पर एक तो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो केवल सेंटर से रिलेटेड मामले देखता है, ठीक है, और जो भी स्टेट के मामले होंगे क्रिमिनल या सिविल वो सारे मामले हाई कोर्ट में जाते हैं, और केवल हाई कोर्ट तक ही जाके वहाँ के जो फैसले होंगे वही मान के वहीं पर वो मामला ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, नीचे आता है हाई कोर्ट, उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के मामले केवल यहीं तक सीमित है, बल्कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट भी अपील किए जा सकते हैं, यहाँ के मामले हाई कोर्ट अपील किए जा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो ये एकीकृत है, यानी कि यहाँ पर सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सभी के समझ में आ गया? और दूसरी बात इसमें बोल रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी हमारी जो जुडिशरी है उसको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई है कि जब भी कोई भी जो जज है वो अपना कार्यकाल स्टार्ट करता है, अपनी पोस्ट पर जाता है, तो उस ड्यूरेशन में उसके किसी भी तरीके की सैलरी या अन्य चीज़ों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, किसी भी जज के हटाने का एक प्रोसीजर दिया गया है, यानी उनके रिमूवल का एक प्रोसीजर दिया गया है। आप किसी भी जज को ऐसे ही नहीं हटा सकते, तो उनका एक टेन्योर जो है वो फिक्स कर दिया है कि इतने टाइम तक ये अपनी पोस्ट पर रहेंगे ही रहेंगे। अब भाई आप उसकी सैलरी में चेंज नहीं कर सकती, सरकार उसकी जॉब नहीं छीन सकती, तो वो इंडिपेंडेंट हो गई। अब वो कोई भी डिसीजन जो लेगी वो किसी भी तरफ झुक कर या दबाव में नहीं लेगी, बल्कि वो अपने हिसाब से सही सभी सबूतों को देखकर फिर डिसीजन देगी। तो इस तरह से हमारे देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमने अपने संविधान में देश के सभी लोगों को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट क्या है वो पूरा आगे बहुत कई क्लासेस होंगी उस पर, वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए कि ये जो मूल अधिकार है ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं उन राइट्स में चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट इसमें भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट की प्रोसीजर काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसमें इजीली आप बदलाव नहीं कर सकते, इसमें संसद आसानी से संशोधन नहीं कर सकती। और क्या इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे मूल अधिकार है, इसमें जो भी राइट्स दिए हैं वो हमारे डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो सब हमारे राइट है, देश के लोगों के राइट है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है फंडामेंटल राइट का वो ये है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट सरकार छीनने की कोशिश करती है या संसद बिना
बिना इस प्रोसीजर, इस डिफ़िकल्ट प्रोसीजर के, इस बिना किसी संशोधन के आपका ये अधिकार छीनने की कोशिश करती है, तो आपके पास स्पेशल पावर है कि किसी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को लागू कराएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट की रक्षक है। समझ में आ गया? तो ये जो फंडामेंटल राइट जो हमारा फीचर है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे इसमें फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। देखिए, अगर आप बुक में देखेंगे 3rd चैप्टर, तो इन सब फीचर के अंदर में बहुत सारी बातें लिखी गई है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैं उसे अभी इसलिए कवर नहीं करा रही हूँ क्योंकि हमने कुछ भी उस बारे में पढ़ा नहीं है, तो वो जब आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मैं जो बेसिक सी चीज़ें वो आपको बता के आगे निकल रही हूँ। जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये पूरा इंग्लिश में दे रखे हैं इसके फीचर्स, बहुत सारे हैं ये अभी। नेक्स्ट बोल रहा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। और क्या फीचर है कि आपके DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अब देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो देश के लोगों को बहुत कुछ देना चाह रही है, लेकिन दे कैसे? पॉकेट में पैसे तो है ही नहीं, यानी कि देश की इकोनॉमी जो है बहुत वीक है, हमारे देश के पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे सकते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने उस समय डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो चीज़ें दे सकते हैं उनको तो हम यहाँ लिख दें फंडामेंटल राइट में, यानी कंपल्सरी है, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिले तो सीधे किधर जाना? सुप्रीम कोर्ट जाना। ठीक है, वो इसका एक फीचर है। और बाकी जो चीज़ें हम इनको देना चाहते हैं लेकिन अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से नहीं दे सकते, तो उसको इन्होंने यहाँ जगह दे दी जिसको बोला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर जिसको बोलते हैं हम राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई वो बोल दिया गया कि यहाँ पर हम जो भी निदेशक सिद्धांत लिख रहे हैं, जो भी हम प्रिंसिपल्स लिख रहे हैं, ये आने वाले टाइम में जो भी सरकार बनेगी वो अपनी पॉलिसी बनाते हुए ध्यान रखेगी कि उन्हें ये सारी चीज़ें लागू करनी है, कोशिश करने की इन चीज़ों को दे। यानी अगर उन्होंने कानून बना के यहाँ डाल दिया DPSP में कि सभी को नौकरी मिलेगी, सभी को पेंशन मिलेगा, तो ये बोल रहा है कि जो भी आगे सरकार आती जाएंगी, कोई भी पार्टी की बने गवर्नमेंट, उनका काम होगा कि वो अपनी जो भी पॉलिसी बनाए उनमें इन चीज़ों को लागू करने की कोशिश करें। कोशिश करनी है भाई, यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, यानी अगर कोई गवर्नमेंट ये चीज़ें आपको नहीं दे रही है तो इसके लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हालांकि इसको धीमे धीमे हर सरकार जो है वो लागू करने की कोशिश करती है, और आप जब इसे पढ़ेंगे तो दिखाई देगा सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं DPSP पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इसका। नेक्स्ट बोल रहा है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यानी जब आपके देश का संविधान बना था 1950 में तब आपके कोई काम नहीं बताए गए थे, लेकिन आगे हमारे देश में संशोधन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब हम वहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ कि बच्चे परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा आप लोग को। तो आगे हमारे देश के संविधान में बदलाव करके, संशोधन करके ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी आपका जोड़ा जाता है 1976 में 42nd अमेंडमेंट से इसे जोड़ा जाता है। तो 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटी इसलिए जोड़ी जाती है क्योंकि भाई हमें लगा, मतलब सरकार को लगा कि हमने फंडामेंटल राइट तो दे दिया है देश के लोगों को, यानी इनको इनके अधिकार भी बता दिए हैं, और हमने DPSP भी ले लिया अपने लिए। ये DPSP सरकार के काम है कि आने वाले टाइम में आप ये चीज़ें और दोगे लोगों को, यानी लोगों के अधिकार हैं, सरकार का काम है, लेकिन लोगों का क्या काम है? यानी लोग तो पूरी तरह से फ्री हैं, यानी कि फिर उनके अंदर कोई किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए बाद में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए। एक और बाद में जोड़ा जाता है, 11 हो गए हैं अभी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपकी ड्यूटीज़ लिखी गई हैं। अब देखिए, ये भी ऐसा नहीं है कि कंपलसरी, अगर आप इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो, नहीं मानते हो, तो किसी भी कोर्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन एक तरह की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश के प्रति आपका ये कर्तव्य है और आपको ये कर्तव्य निभाना चाहिए। सारी ड्यूटीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था।
नेक्स्ट फीचर है इसका सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो बोल रहा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देश को धर्मनिरपेक्ष या सरकार को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात की गई है। सेक्युलर जो स्टेट है वो कैसा होता है, देखिए एक तो ऐसा स्टेट होता है जिसका कोई एक अपना धर्म हो, धार्मिक, जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का नाम लेते हैं कि भाई इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे देश होते हैं जो धर्म विमुख होते हैं, यानी वो किसी भी धर्म को मानते ही नहीं है, यानी उसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ज़्यादातर जो ये भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भी ये ईसाई धर्म वगैरह, वहाँ पर ज़्यादातर सरकार जो है वो धार्मिक मामलों में इन्वॉल्व ही नहीं होती है। और तीसरी कैटेगरी का देश जो कि इंडिया है, यहाँ पर क्या है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है कि हमारा अपना कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन हम धर्म के विरोधी या धर्म विमुख नहीं है। यानी बोल रहा है कि देश का अपना धर्म नहीं है, लेकिन देश जितने भी हमारे यहाँ धर्म हैं उन सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है सभी के प्रति समान आस्था रखता है। अगर करेगा कुछ भी तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यही है धर्मनिरपेक्ष राज्य। और इस धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमारे कई सारे आर्टिकल्स में बताया गया है। हम आगे देखेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 25, 27, 28, 30। यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। वो सब आप आगे ही पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलरिटी मैंने अभी आपको समझा दी है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है। ठीक है, आगे बोल रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोला गया अडल्ट फ्रेंचाइजी की, यानी हमारे देश में जो भी 18 साल के लोग हो चुके हैं वो जाके वोट डाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से 18 साल का जो हो चुका है उससे उसके धर्म, जाति, उसके लिंग, साक्षरता या प्रॉपर्टी वाइज कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा तुम लड़की हो तो तुम वोट डालने नहीं जा सकती, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो वोट नहीं डाल सकते, तुम कम शिक्षित हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते। जो ब्रिटिश टाइम में चलता है इस टाइप का यहाँ कुछ नहीं चलेगा। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। अगला बोल रहा है एकल नागरिकता, कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। मैंने आपको अभी समझाया था कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलता है, यानी वहाँ पर एक तो आप सेंटर के नागरिक होते हैं, यानी जो भी सेंटर के राइट्स होंगे वो सभी को मिलेंगे। इसके अलावा स्टेट के भी आप सिटीजन होते हैं, तो स्टेट के सिटीजन को ही स्टेट कुछ फैसिलिटी देगा जो बाहर वालों को नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपके पास केवल एक ही सिटीजनशिप चलती है, वो देश की है। स्टेट का कोई सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ पाई जाती हैं। तो आपको एक तो पता ही है कि हमारे यहाँ का लेजिस्लेचर है, हमारे एग्जीक्यूटिव है, हमारे जुडिशरी है, ये तीनों जो है देश चलाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जो कि एक तरह से हमारे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग है ना, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। हालांकि इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा ही होती है, लेकिन फिर भी इसका कार्यकाल की सुरक्षा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारे देश में कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये हो गया। हमारे देश में है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये सारी जो ऐसे बॉडीज़ हैं इंडिपेंडेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, हमारे देश को चलाने में। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपातकालीन प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर है इसमें, इमरजेंसी प्रोविज़न। तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप की इमरजेंसी देश में पाई जाती है, या फिर पाई नहीं जाती है। इमरजेंसी के 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। एक जिसको आप बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जिसको बोलते हैं आप प्रेसिडेंट रूल, जो कि स्टेट में लगता है, और तीसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों ही इमरजेंसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है इमरजेंसी, क्या सरकार पर प्रभाव पड़ता है, क्या लोगों पर प्रभाव पड़ता है, और किन किन सिचुएशन में लगाई जाती है, कितनी बार आज तक लगा है, सब वहाँ पर हम पढ़ेंगे इमरजेंसी वाले चैप्टर में। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अलग सा फीचर है, इमरजेंसी प्रावधान। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, आपातकाल, यानी जब सिचुएशन देश में नॉर्मल नहीं होती है तब इसकी अनाउंसमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इमरजेंसी लगाई जा रही है। और जब भी इमरजेंसी लगेगी, बोलने का मतलब क्या, इमरजेंसी लगते ही सारी की सारी पावर्स जो है वो सेंटर के हाथ में आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। वो जो है उस समय सारे डिसीजन लेगा, सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। तो कैसे करेगा वो सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट फीचर बोल रहा है त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, तो
3 टायर गवर्नमेंट जो है इंडिया में, ये भी एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो पहले नहीं था, बाद में जुड़ा। जैसे हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ पर भी 2 स्तर वाली सरकार थी, एक सेंटर था और एक स्टेट था। लेकिन बाद में 1992 में, हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, 1992 में हमने संशोधन करके एक और बॉडी लिया है जिसको आप बोलते हैं पंचायत, या फिर लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, पंचायत नगर पालिका, वो यहाँ से इंट्रोड्यूस होती हैं और यहाँ से आपका ये 3 टायर गवर्नमेंट स्टार्ट होता है। यानी एक सेंटर में गवर्नमेंट, एक स्टेट में गवर्नमेंट और एक स्टेट में नीचे पंचायत और नगर पालिका लेवल पर। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और लास्ट है आपका सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव बॉडीज़। तो ये भी आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको लाया गया था 2011 से, इसको जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत बहुत सारी सहकारी समितियाँ बना सकती है। बनाती देखो कौन है, ये जो सहकारी, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, ये कौन बनाएगा? तो ये बनाएगी या तो सेंटर में पार्लियामेंट या तो फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इसे बनाएगी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो जो सेंटर में बनाती है उसको बोलते हैं अंतर्राज्य सहकारी समितियाँ, ठीक है, 2 स्टेट्स के बीच के लिए अंतर्राज्य सहकारी समितियाँ। और जो स्टेट बनाती है उसको बोलते हैं अन्य सहकारी समिति। तो जब ये चैप्टर हम कवर करेंगे वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये देखो भाई, ये इंग्लिश में पूरा यहाँ से इसको नोट कर लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फीचर्स कंप्लीट, ठीक है। तो ये संविधान की जो जो सैलेंट फीचर्स थे वो हमने देख लिया, ओवरव्यू लिया है डिटेल में। अब आप लोग बुक खोलेंगे तो बहुत डिटेल मिलेगा, उसको बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ जितना समझाए इसको समझ लीजिए। जब हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे तब आप इस बुक को खोलकर दोबारा से पढ़ेंगे, तब आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या फीचर है। देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, ठीक है। हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई हैं, कॉन्सेप्ट लिया गया है। हमारा संविधान दोनों टाइप का है, यानी कि इसमें आराम से चेंज भी किया जा सकता है कुछ प्रोविज़न में, और कुछ प्रोविज़न में चेंज करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिस्टम बनाया गया है। यानी कि संविधान में संशोधन ईजी भी किया जा सकता है और डिफ़िकल्ट भी। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी हमारे यहाँ पावर्स जो है सेंटर स्टेट के बांटी हुई है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद भी यूनिटरी दिखाई देता है कुछ कुछ सिचुएशन में जहाँ पर सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या मतलब बताया था मैंने, कि हमारे देश में जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के अंदर से निकलता है। यानी कि जिस भी देश में सरकार विधायिका के अंदर से बनती है, भाई बनती ही नहीं बनती है, लोकसभा के चुनाव में जिसको बहुमत मिलता है वही तो बाहर जाके सरकार बनाता है। तो इसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे देश में पाया जाता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, यानी हमारे यहाँ पर आपका पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत अच्छा वाला बैलेंस पाया जाता है। ये संविधान में संशोधन कर सकता है, ये उसको खारिज कर सकता है, फिर ये संशोधन करेगा, फिर ये खारिज करेगा, तो दोनों की पावर इक्वल हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जुडिशरी जो है वो सेंटर में आपकी सुप्रीम कोर्ट, उसके अंडर में हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से जो है आपका इंटीग्रेटेड आपका ये जुडिशरी पाई जाती है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी पाई जाती है और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगला है फंडामेंटल राइट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका। आपके मूल अधिकार, देखिए इन तीनों को लाइन से याद कर लेंगे। आपके मूल अधिकार, आपके नीति निदेशक तत्व, आपके मूल कर्तव्य, ये तीनों इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको अधिकार दिए गए हैं, राज्य ने खुद का काम लिया और फिर आपको काम भी दिया गया है। फिर हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारे देश में सबको वोटिंग राइट मिले हैं, वयस्क मताधिकार, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे देश में कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ पाई जाती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, कैग हो गया। एमरजेंसी प्रोविज़न बताए गए हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी पाई जाती हैं। और इनके बारे में जब जब ये चैप्टर्स आगे आते जाएंगे वहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसका। एक और है इसमें टॉपिक, संविधान की आलोचना। तो भाई संविधान आपका बन चुका है, संविधान के हमने जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो देख लिए। अब संविधान की आलोचना भी कर गए हैं कुछ लोग, है ना, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कैसे क्रिटिसाइज किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, किन किन आधारों पर। तो पहले हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया गया था, अब कॉन्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं कि भाई संविधान में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पहली बात जो बोली गई संविधान को लेकर कि ये उधार का संविधान है।
यानी बोला गया कि तुम्हारा अपना है क्या, तुम सारा तो दूसरे देशों से उठा लाए, जो 60 देशों के संविधान पढ़कर आए वो सारा वहीं से तुम उठा लाए। तो ये पूरी तरह से अतार्किक है, इनवैलिड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम अपना टाइम और एनर्जी बचाएं, है ना। मैं तो यही मानूंगी कि मेरा एग्जाम है तो मैं अब बैठकर नोट्स बनाने की जगह जो भी मुझे लगता है कि भाई लायक आदमी उसके नोट से कॉपी कर लूँ, या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से मैं उठा लूँ। तो सेम हमने भी ऐसा ही किया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अम्बेडकर जी ने भी बोली थी कि संविधान जो पहले से बन चुके, 200 साल पुराने बन चुके हैं, अब सभी देशों के संविधान का कॉन्सेप्ट वही रहना था। हर देश अपने देश के लोगों को अधिकार देगा, हर देश अपने कुछ कर्तव्य बनाएगा, तो मेन तो चीज़ वही रहती है। बस हमने क्या करा है, उन देशों से वो कॉन्सेप्ट लेकर उसमें जो बदलाव करने थे हमारे देश के हिसाब से, यानी ज़रूरी नहीं कि उस देश में वो चीज़ चल गई तो हमारी भी चलेगी। तो हमारी होशियारी यही थी कि वो कॉन्सेप्ट उठाया और हमारे देश के लिए उसमें जो जो सुधार करने थे वो सुधार करके उसको हमने अपने संविधान में जोड़ा है। यहाँ पर हमने मेहनत करी है, तो बिल्कुल भी उधार का संविधान नहीं है, बहुत मेहनत लगा है इसको बनाने में। और क्या बोला जाता है कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न जो 1935 का मैंने आपको एक्ट कराया था वहाँ से भी उठाए गए हैं, और लगभग 250 के आसपास हमने वहाँ से कुछ प्रोविज़न्स लिए हैं। तो बोला जाता है कि भाई आपने तो पूरा वहाँ से छाप लिया, कार्बन कॉपी कर ली, तो ये भी बिल्कुल गलत है। भाई 1935 के एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारे कानून, बहुत सारे चुनाव की प्रक्रिया जो देश में चल रही थी और हमें उसकी आदत हो चुकी थी, है ना। अब हम एक इलेक्शन का नया तरीका अपनाएं, कोई नई प्रशासनिक निकाय बनाए, और जो ऑलरेडी चल रही है ब्रिटिश टाइम से और जो कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है। तो कुछ ऐसे भी कानून थे जो हमारे हित में थे, जो हमारे लिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उन प्रोविज़न को हमने उठा लिया। तो इसमें क्या गलत किया, बिल्कुल भी गलत नहीं किया। और कार्बन कॉपी नहीं है भाई, बाकी चीज़ें बहुत जगह से उठाई हैं और बहुत कुछ खुद भी बनाया और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की हैं हमने। नेक्स्ट बोल रहा है अभारतीय या भारतीय विरोधी, यानी कई सारे लोग बोलते हैं ये अन इंडियन और एंटी इंडियन है, यानी कि देश के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही ब्रिटिश ने बनाई है, पूरा सिस्टम ही ब्रिटिश का है, पूरा ढांचा ही आपका ब्रिटिश का है। तो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे इंडियंस ही थे, तो भारतीयों के हित में ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं, कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं किया गया है। गांधीवाद से दूर, ये भी बात बोली गई है कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है गांधीवाद की ओर जाता ही नहीं है, यानी कि जहाँ गांधी जी बोलते थे कि पंचायतों से व्यवस्था चालू होनी चाहिए, आपके यहाँ पर तो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा भी नहीं दिया गया है। तो ये बात सही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि गांधीवादी प्रिंसिपल से दूर थी, उसको डीपीएसपी में जगह दी गई थी कि आने वाले टाइम में उस स्ट्रक्चर को हम लागू करेंगे। अब देखिए भाई, सिंपल सी बात है, देश आज़ाद हुआ है लेकिन नॉर्मल आज़ादी नहीं मिली है, देश को बहुत टुकड़ों में आज़ादी मिली है। पाकिस्तान चला ही गया, रियासतें घूम रही हैं मज़े में इंडिपेंडेंट होके, है ना, प्रांत का भी अलग प्रोविंस। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ के एक देश बनाना, वो तब हो सकता था जब सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। तो इसकी वजह से जो पावर है वो ज़्यादा सेंटर को या फिर उसके बाद स्टेट को दिया गया, और जो पंचायती व्यवस्था थी वो बोल दिया गया आने वाले टाइम में, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा भी दे दिया गया, तो वो उस समय के लिए उपयुक्त भी नहीं था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। नेक्स्ट बोल रहा है इसकी आलोचना महाकाय आकार, कि इसका आकार बहुत बड़ा हो गया, इतने बड़े साइज़ का आपने, ऐसा लग रहा है ये कोई विधि ग्रंथ हो। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है भाई। आज हमारा संविधान इतना बड़ा है, इसीलिए देश जो है एकजुट है, अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि हमने सबके बारे में सब कुछ यहाँ लिख डाला, सेंटर का स्ट्रक्चर, स्टेट का स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, जो कोई शेड्यूल एरियाज़ है वहाँ का कैसे मैनेजमेंट होना है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ यहाँ डाल दिया, जिसकी वजह से संविधान भले लेंदी हो गया, लेकिन आज कोई भी विवाद है, कोई भी चीज़ है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन से ईजिली सॉल्व किया जाता है। तो इस वजह से ये भी बात जो है वो ठीक नहीं है। वकीलों का स्वर्ग भी बोला गया ऐसे कि भाई तुमने संविधान में जान के ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे आम आदमी समझ ही नहीं सकता, और इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज की वजह से तुमने तो अपने लिए आगे नौकरी तैयार कर ली है ना, कि भाई आपने इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बनाई कि आम आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आएगा, कोई भी मामला फंसा वो जाएगा वकील के पास, तो वकील को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ऐसी ऐसी बातें की गई हैं जो बिल्कुल ही बेहुदा टाइप से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ देश का संविधान बनाया है, और इसी वजह से आज जो देश है वो अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहा है। तो ये इसकी कुछ आलोचना है। अब देखिए, आलोचना में आप आलोचना ही मत कर डालना, आलोचना करने के साथ साथ वो नेगेटिव पॉइंट बताने के साथ बताना भी है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये इसके पीछे पॉजिटिव भी छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
नहीं, अगला चैप्टर नहीं होगा अभी। इसके बाद से इसमें आपकी 2 चीज़ें बच गई हैं, वो भी मैं यहीं करा दूंगी। एक है आपका अनुसूची और फिर किस देश के संविधान से क्या लिया है, तो इसका पार्ट 2 और आएगा। पार्ट 2 के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। अभी स्टार्ट है, आगे आपके और सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर आ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे, फिर कर नहीं पाओगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो इसे। और अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो भाई लाइक करके जाया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। थैंक यू।